नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की। देखिए हमारे देश में कितनी इनएक्टिविटी है, कैसे सुधारा जाएगा इस देश को मैं लगातार मनन करता हूँ। और मैंने जॉब नहीं की, जॉब छोड़ दिया, या मुझे लगा कि देश को अवेयर करना ज़्यादा आवश्यक है, वकालत की का काम करने लगा या फिर मैं पढ़ाने लगा साथ में उन लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगा कि शिक्षा देना अति आवश्यक है नौकरी करने से। लेकिन फिर भी मैं लगातार सोचता हूँ कि हमारे ये 1500 बच्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, इनसे क्या होगा। ये बहुत कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ जाने के बाद ये एक अनुभव आया कि ये बच्चे जो वहाँ पहुँचते हैं ये भी उसी साइकिल में रम जाते हैं। फिर वो हाँ तो मुझसे करते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि ये ऐसा मुझे लगता है गलत हुआ तो कहते हैं नहीं सर ऐसा होना है। फिर बताते हैं अपनी निष्क्रियता, कहते हैं सर वो अधिकारी ऐसा था, वो सरकार ऐसी थी, वो वैसा था, ये ऐसा था। तो फिर हमारे देश को सुधारेगा कौन, कैसे सुधारेगा? बड़ी समस्या है, ख़ास से जुडिशियल फील्ड में और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जिनके हाथ में देश की कमान है, जो देश को चलाते हैं। एजुकेशन में कोई कमी नहीं और नॉलेज में भी कोई कमी नहीं, लेकिन क्या राष्ट्र वो समझते हैं, क्या देश वो समझते हैं, देश को सुधारा कैसे जाए ये क्या समझते हैं। ये बहुत सारे विषय हैं जो मुझे लगता है कि हम सब अगर एक प्रयास करें कि गरीब बच्चों को कितना पढ़ाया जा सकता है और उनको संस्कारित किया जा सकता है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। वो गरीब बच्चे जिनके अंदर संस्कार हैं उनको फैसिलिटीज़ कैसे दी जाए, मैं लगातार कोशिश करता हूँ। लोग थोड़ा बहुत मदद भी बच्चों की करते हैं, मैं ऑनलाइन उनको करवाता भी हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। और जो ऑलरेडी अधिकारियों के बच्चे हैं, जो क्रीमी लेयर है, वो जो पढ़कर जाते हैं, वो कुछ बहुत परिणाम उसके अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि वो अपने पिता की ही राह पर या माँ की राह पर चल देते हैं और वो वहीं पर जाकर टिक जाते हैं जहाँ से शुरू होता है। तो फिर कैसे सुधरेगा समाज, कैसे आएगा? उड़ीसा का ये जो प्रकरण है वो तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, इसकी इतनी बड़ी निष्क्रियता आप सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी निष्क्रियता हो भी सकती, कोई कर भी सकता है। 1971 का युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ वो भारत को हुआ। भारत को 1971 के युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, बस इतना है कि इंदिरा गांधी की पार्टी टूट गई थी, कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ हो गई थी, और उस समय संगठन को तोड़कर इंदिरा गांधी सरकार रहते हुए चल पड़ी थी। और परिणाम ये निकला था कि बहुत बड़ी रिफ्ट हो गई थी। जो सिंबल था वो जब्त हो चुका था, दोनों को अलग अलग सिंबल मिल गए थे, चुनाव में उतर गए थे। और इंदिरा गांधी, चूंकि संगठन इंदिरा गांधी के साथ नहीं था, कांग्रेस इंदिरा गांधी के साथ नहीं थी, केवल वो सरकार में थी, इसलिए मुझे जो अनुभव लगता है वो ये है कि 1971 का युद्ध तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर का गृह युद्ध था। और उस गृह युद्ध में हम क्यों कूद पड़े, और बांग्लादेश स्वतंत्र 100% हो जाता, कोई नहीं रोक सकता था। भारत अगर ना भी जाता तो भी स्वतंत्र हो जाता। खैर हम उसमें कूद पड़े और उसको आज़ाद करवा दिया। चलिए इतना क्रेडिट कहा जा सकता है कि भाई इतना अच्छा हुआ जो आपने तोड़ दिया। लेकिन जो शिमला समझौता हुआ, उसके बाद हमने अगर ऐसा किया था, 90,000 से ऊपर सैनिक उनके पकड़ लिए थे, तो शिमला समझौते में हमारा काम ये था कि हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना के पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस ले लेते एटलीस्ट। तब हम कहते हैं कि हम आपके 90,000 छोड़ेंगे क्योंकि लीगली हमारे पास हमारा क्षेत्र है और आपने जबरन उस पर कब्जा करके रखा है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जो टेरिटरी पाकिस्तान की जीती हुई थी वो भी वापस कर दी। आप सोच लीजिए कि आपको 71 के युद्ध में क्या मिला। हमारे हज़ारों सैनिक मारे गए। ये उसी का एक प्रकरण है। 1971 में लांस नायक, मैं नाम नहीं लूँगा, लांस नायक की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा और 2 छोटे बच्चे थे, माइनर बच्चे थे, उनको सरकार ने ज़मीनें लॉट की और ये कहा कि भाई मृतक आश्रित के रूप में जो वॉर विडोज़ हैं, वॉर विडो को एक ज़मीन दी गई। सरकार अच्छा कर दिया। वॉर विडो की मतलब वो विडो उस ज़मीन को जोत रही थी, बो रही थी। 71 से बोते बोते अब तक वो लगातार उसमें कर रही थी। बीच में उड़ीसा में फ्लड आया, मतलब साइक्लोन आया। उस साइक्लोन में सब तहस नहस हो गया।
ज़मीन कहाँ गई कुछ पता नहीं है। अब महिला तहसीलदार के दफ्तर गई और तहसीलदार से कहा कि हमारे कागज़ सब, चूँकि बहुत कुछ तहस नहस हो गया तो हमारे कागज़ जो हैं घर में थे पेपर्स ज़मीन के, वो सब इधर उधर हो गए, आप हमें पेपर्स दे दीजिए और हमारी ज़मीन चिन्हित कर दीजिए नए सिरे से। तहसीलदार को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंटेशन करने के बावजूद तहसीलदार एक्टिव नहीं हुआ। महिला बहुत दिन दौड़ती रही। आज की तारीख में उनकी आयु 80 वर्ष है। एक 80 वर्ष की महिला लगातार दौड़ती रही। उसके बाद वो डीसी के पास गई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कौन ध्यान देता मृतक आश्रित को, मर गए होंगे, ऐसा सोच हमारे दिमाग पर बैठ गई। बहुत दिन तक महिला उनके पास भी दौड़ती रही, अभी नहीं तभी नहीं, आ रहा जा रहा करते रहे। फाइनली किसी को पता लगा तो वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच में पिटीशन डाली और ये कहा कि साहब हमने ड्यूली रिप्रेजेंटेशन किया था। अब देखिए, जो हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन किया गया या हाई कोर्ट को बताया गया, तो महिला कम से कम इतना तो था कि वो रिसीविंग ले आई। अदरवाइज हमारे देश की 98% सरकारी मशीनरी कोई रिसीविंग नहीं देती। आप चिट्ठी दीजिए उनको, आप कोई रिप्रेजेंटेशन करिए, कहेंगे धर रख जाइए। आप उनसे कहेंगे कि इस पर साइन करके आपने रिसीव किया, ऐसा हमें दे दीजिए, नहीं होता। फिर वो शिकायत करती रहे, तो बाद में जब कोर्ट उनसे पूछता है तो कोर्ट को भी यही जवाब मिलता है, सब ऐसी कोई शिकायत ही नहीं आई। लेकिन महिला के पास ड्यूली रिप्रेजेंटेशन था, वो डीसी के ऑफिस में प्रॉपर गई, इस बात के उसके पास एविडेंस थे, उसने लगा दिए। हाई कोर्ट ने तहसीलदार की इनएक्टिविटी को लेकर रोष जताया, बहुत हड़काया। डीसी उसको कहा कि 15 दिन के अंदर इनके कागज़ ढूंढ ढांढ कर इनको दिए जाएं, इनकी ज़मीन अलॉट करी थी और ये वार विडो हैं, इनको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी को भी क्यों हल्के में लेना चाहिए, देश का नागरिक है। इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर किया कि 2 महीने के अंदर कंप्लाइंस करके, हमारे ऑर्डर की कंप्लाइंस करके अदालत में लगाया जाए, हमको बताया जाए कि आपने महिला के लिए क्या किया। ये बात तो इतनी हो गई। अब आगे जो कोर्ट ने कहा, वो कहा कि अगर कागज़ पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो फिर उसकी क्या मैकेनिज्म आपके पास है। जो भी मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अनुसार उसके पेपर प्रिपेयर होने चाहिए और पेपर प्रिपेयर करने के बाद महिला को देने चाहिए। अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ पाते हैं या कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसके पेपर बनाइए और 2 महीने के अंदर हमको कंप्लायंस करिए। अब ये बात समझ लीजिए। अब हमारे देश का और दूसरे प्रकरण कैसे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस समय शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, हमारे पास प्रॉपर पेपर थे, तो शेख अब्दुल्ला की सरकार रहते हुए ये दिखाने के लिए कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन्होंने आर्काइव में ही आग लगवा दी थी, रिकॉर्ड रूम में आग लगवा दी थी। तो आप सोचो कि सचिवालय में 2 बार आग लगी जम्मू कश्मीर में, ताकि कोई पेपर ना मांग सके, कोई पेपर किसी को देना ना पड़े, सरकार के रिकॉर्ड सब डिस्ट्रॉय हो जाए। हम लोगों ने जब 370 किया तो हमने वो रिकॉर्ड दिल्ली में आर्काइव से निकाले, हमने वो रिकॉर्ड सेंट्रल लाइब्रेरियों से निकाले, हमने वो रिकॉर्ड इंग्लैंड से निकाले और तब हम जम्मू कश्मीर के वो पेपर कंप्लीट कर पाए, जिसकी वजह से 370 उड़ाया जा सका केस स्टडी के लिए। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने तो सचिवालय जलवाकर काम ही ख़त्म कर दिया था। दूसरी, हमारे यहाँ मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव आया, वो अनुभव ये आया कि अगर हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दे दिया कि साहब ये है और मुख्यमंत्री एग्री हो गए, मुख्यमंत्री ने आगे ऑर्डर किया कि इस पर हमें रिपोर्ट लगाएं, तो फिर वो मैटर जिसमें अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें अधिकारियों को काम नहीं करना पड़ता या अधिकारियों की शिकायत होती है, तो वो क्या करते हैं, पेपर 100 साल 150 साल पुराना है उसको खोलते हैं, उस पर सीधा से एक हाथ पंजा मारते हैं, कांग्रेस का पंजा या खूनी पंजा, एक पंजा मारते हैं। पंजा मारने के बाद वो रिकॉर्ड चूंकि 100 साल 150 साल पुराना है तो पेपर ख़त्म हो गया होता है, पेपर कचड़े में बदल जाता है, पेपर वो ऐसा लगता है कि डस्टबिन से कोई सामान निकाल कर लाया। ये हमारे देश की विडंबना है। और अधिकारियों के पास रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा कि हम अगर करते भी हैं तो अधिकारी कभी कोई रिसीविंग नहीं देता। अब क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ आया। ऐसी ऑनलाइन मैकेनिज्म डेवलप करती हैं सरकारें, क्या कारण है कि ऑनलाइन मैकेनिज्म डेवलप नहीं करती कि भाई हम अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन करें और वहाँ के थ्रू वहाँ पहुँचे तो हमारा कम से कम रिकॉर्ड तो मेंटेन हो। दूसरा, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं इन रिकॉर्ड्स को सबका डिजिटल फॉर्मेट बनाया जाता है। सबको डिजिटल कर दीजिए और वेबसाइट पर डाल दीजिए। जो रिसर्च करना चाहे, जो देखना चाहे, वो पुराने पेपर्स निकाल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डाल दीजिए, ब्लॉक वाइज डाल दीजिए, तहसील सा डाल दीजिए, आप उसको
कुल मिलाकर डिजिटल कॉपी आज अवेलेबल हो सकती है। डिजिटल कॉपी डाल दीजिए, किसी को रिकॉर्ड रूम ना जाना पड़े, किसी को रिकॉर्ड रूम में कोई ढूंढना ना पड़े। डिजिटल कॉपी से वो देख लेगा और देखने के बाद अगर उसको आवश्यकता होगी तो फिर वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से निकलवा लेगा कोर्ट में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन कम से कम हमारे नागरिक की जो दौड़ है, जो भाग दौड़ है, लगातार वो दफ्तरों में अपना काम बंद करके जाता है, क्या इससे भारत की ग्रोथ पर फर्क नहीं पड़ रहा है? इस पूरे प्रकरण से भारत की अपनी ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। और आप समझ लीजिए कि ये जो एक आभा मंडल तैयार हो गया है कोर्ट कचहरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, कचहरी में आप जाइए तो आपको लगता है कि सब दुनिया परेशान है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में चले जाइए, ऐसा लग रहा है कि ये सब परेशान है। इतनी बड़ी आबादी सिर्फ प्रशासन से काम करवाने के लिए पूरी शक्ति लगाती है और देश का नुकसान करती है। देश का नुकसान कैसे करती है? क्योंकि उसको खेत में अगर कुछ काम करता था, टेम्पो चलाता था, टैक्सी चलाता था, पान की दुकान लगाता था, या जो भी करता था, कुछ तो करता था ना, उसकी आमदनी पर फर्क पड़ा। छुट्टी हुई, उसकी आमदनी जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये होती है, उस 1000 रुपये में सरकार को भी ये मान कर चलिए कि 10 से 15 रुपये मिलते हैं। कोई टैक्स ना जमा करे तो भी 10 से 15 रुपये मिलते हैं, क्योंकि कहीं से आटा खरीद कर लाएगा, कहीं से कुछ और खरीद कर लाएगा, जहाँ से खरीद कर लाएगा वो जीएसटी पे करके आएगा। कोई साबुन की टिकिया बेचता है, अगर साबुन लगाता है तो वो साबुन भी टैक्स पेड होता है। तो प्रत्येक नागरिक, एक तो उस पर टैक्स सरकार को मिलता है और प्रोडक्शन पर भी फर्क आता है। तो मेरा अनुमान ये है, अगर जुडिशल रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सरकारें सही से कर लें तो फिर भारत की जीडीपी पर कम से कम 5% का फर्क पड़ेगा। कम से कम 5% का मेरा एक अनुमान है। 5% का इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। एक व्यक्ति अगर कोर्ट जाता है तो उसके साथ अगर 15 लोग काम कर रहे हैं तो वो 15 बेकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में तमाम लोगों को हायर करके रखते हैं। आप कह लीजिए, कहने वाले कह सकते हैं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, देश को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, रिश्वतखोरी हो सकती है, उसमें किसी की कमाई हो सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल प्रोडक्शन क्या हुआ? क्योंकि जीडीपी तो उस बात पर बढ़ेगी कि प्रोडक्शन क्या हुआ। अब प्रोडक्शन तो कुछ हुआ नहीं, पैसा घूम गया। पैसा घूम गया तो जो उसकी बेसिक वैल्यू थी वो बेसिक वैल्यू से नीचे चला गया, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? एडमिनिस्ट्रेशन में एक हैवी रिफॉर्म की आवश्यकता है, खास तौर से डिजिटलाइजेशन का। सिटीजन चार्टर लागू करने की आवश्यकता है। सिटीजन चार्टर हम उसको कहते हैं जिसमें हर काम का एक समय तय कर दिया जाए और फाइल को कितने दिन में डिस्पोज करना है ये तय हो जाता है। उसकी एक कॉपी ऑलरेडी उसके अपीलिंग अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है। जिस दिन अगर कोई 15 दिन का सिटीजन चार्टर में अगर आपने टाइम दिया है कि भाई एक ये इन्फॉर्मेशन आप 15 दिन में देंगे, 15 दिन में अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो सुपीरियर ऑफिसर का सिस्टम अपने आप ब्लिंक करने लगता है कि भाई ये काम इसका पेंडिंग रह गया। फिर ये सीरीज़ ऊपर तक चलती है, मेलें जनरेट हो जाती हैं अपने आप। ये सिस्टम किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्यों नहीं सरकारें ऐसा सोच पाती हैं? सरकारें करने का प्रयास निश्चित रूप से करती होंगी। अधिकारी क्यों नहीं होने दे रहा है, सचिवालय क्यों नहीं उसको होने देते हैं? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि वो इसलिए ही क्योंकि कमाई का साधन बंद हो जाता है, वो इसलिए ही क्योंकि देश में जो उनको खेलना है वो बंद हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताऊं, चूँकि मैं पीसीएस जो नए बच्चे चुनकर आते हैं उनको ट्रेंड करने में भी अपना समय देता हूं, आईआईपीए में कुछ बच्चे आते हैं उनको समय देता हूं, और जो प्रमोशनल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनको समय देता हूं। पढ़ाने का मतलब उनको जो उनकी गाइडलाइंस की बात है। तो उन सब के बाद मुझे एक चीज़ बहुत बिल्कुल क्लियर समझ में आती है। वो क्लैरिटी इस बात की है कि हमारे यहाँ मैकेनिज्म ना होना एक बड़ी समस्या है और उस मैकेनिज्म पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई उस मैकेनिज्म को सही करने वाला नहीं है। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है। सरकारें करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं सकती। हम डिजिटलाइजेशन करके सब बचा सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रही हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट देकर वो करवाना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। सब क्या करना चाहते हैं पता नहीं। अपना देश का काम सोचकर अधिकारी वर्ग 90% करता ही नहीं है। वो ये सोचकर करता है कि अगर उसको कुछ लाभ होगा तो करेगा,
अगर उसके प्रमोशन में लाभ होगा तो करेगा, उसका अधिकारी खुश होगा तो वो करेगा, और उसकी सरकार खुश होगी तो वो करेगा। अदरवाइज़ वो अपने मन से कुछ नहीं करने वाला। सवेरे दफ्तर में जाता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये कहता है कि हे प्रभु, आज मुझे कुछ ऐसा काम करने को मत कह देना जिसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़े, और ऐसे कोई ना करूं तो उस बात का कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना। जब शाम को घर जाता है तो फिर हाथ जोड़कर उन्हीं भगवान के जाता है, कहता है भगवान रात में कोई लकड़ी मत दे देना, मैं सवेरे आपके यहाँ आऊँगा। और ऐसा करते करते वो अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी कर देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिटायरमेंट के बाद उसने पूरी 30-35 साल की नौकरी में 2-4 प्रकरण किए होंगे ऐसे कुछ ठीक ठाक। उसको वो सारी दुनिया को अपने अनुभवों को बताता रहता है, सारी दुनिया के सामने वो गीत गाता है, गाने गाता है, फिर वो ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद जब उनको समझ आती है, 70 के 75 के हो जाते हैं, उनको समझ आती है दुनिया ये मिथ्या है, हमें तो जाना निश्चित है, जो हमने कमाया था, जो हमने काम किया था सरकार में रहते हुए, जो हमने कर्म कुकर्म जो भी किए थे वो सब मिथ्या है, हमने जो सचल कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल मिलेगा, अदरवाइज सब बेकार हो गया। तब वो ज्ञान देना शुरू करता है। क्या एजुकेशन का लेवल ऐसा नहीं हो सकता, प्रोफेशनल एथिक्स या एथिक्स ऐसी नहीं समझाई जा सकती कि वो जब नौकरी पर जाए तो उस फर्स्ट डे से वो अपना काम समझकर वहाँ काम करे, नौकर समझ के वहाँ काम ना करे। मैंने देखा है कि ये अधिकारी वर्ग अपने आप को नौकर समझकर काम करता है। हाँ, उसको गलतफहमी ये है, मतलब स्टाइल उसकी नौकर की है, गलतफहमी ये है कि वो मालिक है। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में जिस समय ट्रेनिंग चलती है उस समय अधिकारियों को उनके सीनियर्स ये कन्विंस करते हैं तुम देश के मालिक हो, सरकार तो 5 साल के लिए आई, तुम देश के मालिक हो, इसलिए तुम ही फाइनल करोगे, जो तुम करोगे वही होगा। अधिकारी नीचे उतर कर आता है, फिर उसको तमाम तरह के ट्रेनिंग करने देने वाले लोग मिल जाते हैं। मैं जैसे आपने एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की कालिया का जो कमेंट्री पीछे से चल रही है, वो कहता है कि कालिया जब पकड़ा गया, उसने मारा किसी को, वो पकड़ा गया और जेल में गया, तो जेल में उसको तमाम प्रकार के लोगों से ट्रेनिंग मिली, और उस ट्रेनिंग में चूंकि जेल में उसी प्रकार के लोग थे अंदर, उनसे ट्रेनिंग मिली, उनके बीच में उठा बैठा। जब वो बाहर निकल कर आया तो कल्लू जो है वो कालिया बन चुका था। कल्लू ने अब कालिया नाम धारण किया और वो बहुत बड़ा वाला बन चुका था। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही अधिकारी वर्ग में हो रहा है कि वो जिस समय वो जाता है नौकरी पर, उसमें जिस समय उसका सिलेक्शन होता है उस समय तो उसके दिमाग में बहुत अच्छा होता है, देश की सेवा करेगा, लेकिन जैसे ही वो उन प्रकार के लोगों के साथ बैठता है तो कल्लू कालिया बन जाता है वहाँ, और कल्लू कालिया बनने के बाद फिर उसी ट्रेंड में आ जाता है जिस ट्रेंड में उसके अधिकारी रहते हैं। उसकी मजबूरी भी है, अगर वो उस ट्रेंड में नहीं आता तो अधिकारियों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रहती है, वो उसको निपटाने पर लग जाते हैं। कैसे सुधरेगा, इस विषय पर मुझे लगता है कि सरकारें, कोई सरकार तो इनिशिएट करे, कोई सरकार इनिशिएट करना शुरू करती है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से दूसरी सरकारें भी उसका पालन करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों में जो हम चुनकर जिनको भेजते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं कर पाती हैं जो सरकार चला सकें। पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो वोट ला सकें, और जो वोट लाने की क्षमता रखता है या वोटिंग के में अपना समय खराब करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालेगा। फिर वो सरकार में आने के बाद भी इसी चिंता में लग जाता है कि हमारा अगली बार सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, फिर इस चिंता में लग जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए, इस चिंता में लग जाता है कि पिछली बार पैसा जो खर्च हुआ था उसकी रिकवरी कैसे होगी। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो अधिकारी तो फ्री हैंड है, फिर उस हमारे चुने हुए नेता को कभी समय ही नहीं मिलेगा कि वो उसको काउंटर कर सके, और अगर वो उसको काउंटर नहीं कर सकता तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये तहसीलदार का उड़ीसा का प्रकरण उसका एक बेस्ट इलस्ट्रेशन है कि संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। आप सोचिए कि एक वार विडो जिसने अपना पति देश के लिए खोया, उसके लिए भी संवेदना नहीं है हमारे यहाँ के लोगों में। इसलिए मुझे ये कुछ रास नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिफॉर्म हो। आप सब लोग जो सुन रहे होंगे और वो बहुत सारे नीचे कमेंट भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे सिटीजन चार्टर लागू किया जा सकता है, कैसे डिजिटलाइजेशन हो सकता है, कैसे डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जा सकती हैं, क्या किया जा सकता है और क्या और करना चाहिए, कैसे सुधारना चाहिए। इसकी अगर आपके किसी के पास कोई रिफॉर्म की थ्योरी हो, आपके पास कोई आइडियाज़ हो, ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।